हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। और स्टूडेंट ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम लोग जो जहाँ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो देखिए, पहले मैं आज इस टॉपिक का एक ओवरव्यू आपको देता हूँ, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे इसके। तो देखिए, रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब है कि हमने जो फूड गेन किया है, हमने जो फूड न्यूट्रिशन प्रोसेस से अपने शरीर में लिया है, इंजेस्ट किया है, डाइजेशन प्रोसेस में उसका डाइजेशन हुआ है और डाइजेशन के बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है और एब्जॉर्प्शन के बाद वो फूड हमारे ब्लड में पहुंच गया है। अब ब्लड से वही फूड हमारी सेल्स में पहुंचेगा। हमारी सेल्स को जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतना फूड ब्लड से लेंगी। और हम लोग जानते हैं कि फूड इज कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल एंड द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग न्यू स्ट्रक्चर्स। मतलब हम लोग उस फूड से एक तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा हम लोग रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो नई नई स्ट्रक्चर, नई नई सेल बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब है कि हमारी सेल्स में ये फ्यूल पहुंच चुका है और इस फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए हमको? इस फ्यूल को जलाने के लिए, जैसे ये फूड है और ये मेरी सेल है, मैंने सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो फूड एज अ फ्यूल हमारी सेल में पहुंच गया है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ऑक्सीजन का क्या होगा? कंबशन, मतलब इस फूड का क्या होगा? कंबशन होगा। जैसे हम लोग फ्यूल को जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? डेफिनेटली एनर्जी मिलती है और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं? CO2 और H2O। और जो यहाँ पर एनर्जी निकलती है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में। तो देखिए, पूरा इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो ये है कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ फूड विच एक्ट एज अ फ्यूल एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस ATP इज द एनर्जी करेंसी इन ह्यूमन बॉडी या इन बॉडी एनर्जी करेंसी। चलिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इस चैप्टर की डिटेल में पहुंचूंगा। अब देखिए, हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन आई कैसे? तो इसके लिए देखिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम पाया जाता है, दैट सिस्टम इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। अब देखिए, मैं पहले आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर की थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे और फिर ये चैप्टर हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, हमारे शरीर में एक अलग सेपरेट सिस्टम है जो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली छोड़ता है। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स यहाँ पर। अब यहाँ से मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो एयर का पैसेज है हमारी बॉडी में, हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि नाक से सांस ली जाती है, तो थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या है? फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या है? लैरिंग्स। अब लैरिंग्स है यहाँ पर, देखिए, लैरिंग्स के बाद ये पाइप जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर ये ट्रैकिया आप लोग देख रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, BRONCHI, या हम लोग ऐसे बोल देते हैं दिस इज राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड दिस इज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, छोटी छोटी ट्री जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। जैसे ये क्या है पूरा, ये है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई छोटे छोटे ट्री में टूट रहा है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे ट्री में टूट रहा है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड्स हैं इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो इस तरह के करोड़ों एल्वियोलाई हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद दो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डिवाइड हो गए ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो गए हैं एल्वियोलाई में।
तो यहाँ से हम लोग जो एयर लेते हैं वो एयर पहुँचती है हमारे लंग्स में, और फिर देखिए हमारे लंग्स में जो एयर पहुँच चुकी है वो इस एल्वियोलाई स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसकी हेल्प से अब हमारा जो ब्लड है उसमें हमारा जो लंग्स है उसमें ब्लड सप्लाई होगी। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कि वो सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कैसे कि ये रॉ मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल पहुंचाएगा, या ये हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो हमारे लंग्स में जो ब्लड की सप्लाई है, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो सेल्स हैं उन सेल्स में फूड का क्या हुआ है, बर्निंग, तो वहाँ पर क्या बन चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और H2O क्या है वहाँ पर, वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर जाना चाहिए। तो हमारा जो लंग्स में जो ब्लड सप्लाई है वहाँ क्या होगा कि ब्लड के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई की ऑक्सीजन डाल दी जाएगी ब्लड में। तो गैस का एक्सचेंज हो गया। अभी मैं केवल सुपरफिशियल समझा रहा हूँ, अभी थोड़ी सी देर में हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो हुआ क्या यहाँ पे सर कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है वो डाल दी गई एल्वियोलाई के अंदर, और जो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो डाल दी गई ब्लड के अंदर, ठीक है। एक्सचेंज हो गया गैस का, और जो वेस्ट मटेरियल था, जो CO2 था, जो वाटर वेपर था, वो हम लोग जब सांस छोड़ेंगे तो उसमें चली जाएगी, ठीक है। ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको अभी। अच्छा, जब यहाँ ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ मैंने बताया आपको, तो ब्लड में जब ऑक्सीजन पहुँच जाएगी तो उस ब्लड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए ब्लड में फूड भी है और ब्लड में ऑक्सीजन भी है। और जब ये ब्लड में फूड और ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे फूड का क्या होगा, बर्निंग होगी, तो हमको यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एक ओवरव्यू प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। अब उस पर्टिकुलर सेल में जो फूड है, फूड जनरली हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड का होता है डाइजेशन, और डाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे हम लोग ग्लूकोज को कंसीडर करते हैं, ग्लूकोज एक सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो C6H12O6 का हो गया एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड, और ये जो ग्लूकोज है वो पहुंच गया सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर मैंने इसी सेल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है। तो यहाँ पे ये जो सेल मैंने आपके सामने बनाई है, तो देखिए सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, सेल के अंदर, सेल के बाहर देखो ये जो मैंने आपको लाइनिंग दिखाई है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आप लोग हायर क्लासेस में यही बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप लोग। यहाँ पर तो जितना है आपके यहाँ पर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये जो सेल है, सेल की जो आउटर जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर जो आपको लिक्विड पार्ट जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और देखिए ऐसा है, सेल के अंदर भी बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है उसको बोलना है साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर पाई जाते हैं जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ी स्ट्रक्चर अगर कोई है न्यूक्लियस के बाद तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए जो फूड था, जो ग्लूकोज था, उसका साइटोप्लाज्म में फूड का क्या हुआ, बर्निंग हुई, ठीक है। अब ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड देखो क्या है, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है CH3CO। हालांकि फॉर्मूला आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ग्लूकोज था, जो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया सर, पायरुविक एसिड में, और साथ में क्या मिला आपको, साथ में मिले 2 ATP, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O में, और साथ में बनते हैं 18 ATP। और यहाँ से जो पूरी कंप्लीटली यहाँ पे बर्निंग हो गई है ग्लूकोज की, और हमको फाइनली एक पायरुविक एसिड से 18 ATP मिल चुके हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 टाइप की है। अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो उसको बोलते हैं एरोबिक, अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं अनएरोबिक। ठीक है, और इस तरह से हम लोग एक पूरा ओवरव्यू समझते हैं इस चैप्टर का। देखिए स्टूडेंट, अब मैं इस चैप्टर को डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस चैप्टर को एक ओवरव्यू दिया था आप लोगों को, अब हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन सिंपली बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन के अंदर एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। जैसे मान लीजिए मैंने सांस ली है और सांस छोड़ी है, ये सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कैसे है कि जैसे कि मैं बहुत सिंपल टर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, अगर किसी भी मैटर की क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी किसी स्थान पर ज़्यादा है, किसी प्लेस पर ज़्यादा है, तो उसका प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा। अब जैसे समझिए, एयर में 78% नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा, गैस प्रेशर, वो ज़्यादा होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, और जिस गैस का अमाउंट कम होगा उसका प्रेशर भी कम होगा। तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी मैटर हो, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर क्वांटिटी कम है तो उसका प्रेशर कम होगा। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि कोई भी मैटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। जैसे आप समझिए, हमारे पास एक 10,000 लीटर की पानी की टंकी है और एक 5,000 लीटर की पानी की टंकी है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली 10,000 लीटर का टंकी जो है पानी की, उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। और जो छोटी टंकी है उसमें पानी की क्वांटिटी कम है और पानी का प्रेशर कम है, तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी से कहाँ जा रहा है मैटर? कम क्वांटिटी की ओर जा रहा है। या मैं क्या बोल सकता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर से, हायर प्रेशर से कोई चीज़ कहाँ जा रही है? लो प्रेशर की ओर जा रही है। अब समझिए आप लोग, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं तो सिंपली क्या जा रहा है हमारे अंदर? एयर जा रही है, पर्टिकुलर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके साथ में नाइट्रोजन भी है, उसके साथ में वाटर वेपर भी है। और अगर मान लो वहीं पर कोई बाइक वाला गया है तो उसकी बाइक का धुआं भी हम लोग अपनी सांस में अंदर ले रहे हैं। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है? हम बोलेंगे सब मिक्सचर ऑफ गैस अंदर जाता है, मतलब एयर अंदर जाती है, सीधी सी बात है। अब एयर अंदर गई है, बाहर से कहाँ गई है? अंदर की ओर गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है। तभी तो कोई चीज़ जो है, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि कोई भी मैटर हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा? लो प्रेशर की ओर जाएगा। जब हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेने का मतलब क्या है कि एयर इज गेटिंग इनसाइड द बॉडी, तो डेफिनेटली जो एयर प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? वो ज़्यादा होना चाहिए। और अंदर का, हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है, जैसे बॉडी के अंदर का प्रेशर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स किसके अंदर हैं? रिब्स के अंदर, पसलियों के अंदर लंग्स हैं। और साथ में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या है? देखो, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। यहाँ ये जो पसलियों का जो एरिया है हमारी बॉडी में, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी और पसलियों से नीचे वाला जो हिस्सा है और कमर से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं एब्डोमन। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमन को सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। ठीक है, जैसे डायाफ्राम क्या है? कपड़े की झिल्ली जैसी समझिए। जैसे हम लोग हारमोनियम बजाते हैं तो हारमोनियम में बीच में एक कपड़ा लगा रहता है, वो डायाफ्राम है, ऐसे समझ लीजिए। अगर इस डायाफ्राम में पंक्चर हो गया तो डेफिनेटली हमारे जो फेफड़े हैं, हमारी जो रिब्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, मतलब हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। अब समझिए इसको, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, इनहेलिंग, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम। अंदर का प्रेशर कम कैसे किया जाएगा? जब अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रेशर कम होगा। एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, तो जब गैस अंदर जा रही है वो इसीलिए जा रही है कि अंदर का प्रेशर कम है, अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा है।
वॉल्यूम ज़्यादा होने का सीधा सा मतलब है कि ये जो डायफ्राम अभी फेफड़ों से एकदम चिपका हुआ है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है वो नीचे आ जाता है, ऐसे ये नीचे आ जाता है इस तरह से, और हमारी पसलियाँ जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। हमारी पसली, जैसे आप लोग सांस छोड़ के देख सकते हैं खुद, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं इस तरह से, तो हमारा जो अंदर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाना चाहिए। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एयर अपने आप अंदर आएगी। एयर अंदर कैसे आ रही है, उसका पैसेज क्या है, देखो नॉस्ट्रिल्स, थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग बोल पाते हैं। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टूट रहे हैं ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो रहे हैं एल्वियोलाई में। अब समझिए, जब हमने सांस ली है तो देखो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और वाटर वेपर लेस अमाउंट में उस समय का एयर का जो कंपोजिशन है। मान लीजिए कहीं बारिश हो के चुकी है तो वहाँ एयर जो वाटर वेपर है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस अंदर से बाहर आ रही है, तो इसका मतलब अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और बाहर प्रेशर, भाई बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब अंदर का वॉल्यूम कम होगा। अंदर का वॉल्यूम कम कब होगा, अंदर का वॉल्यूम कम तब होगा जब ये डायाफ्राम एकदम लंग्स से चिपक जाएगा। ये जो डायाफ्राम है ये लंग्स से एकदम चिपका रहेगा, और हमारी हमारी जो पसलियाँ हैं वो एकदम चिपकी रहेंगी। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, आप लोग देखेंगे पेट भी हमारा भिसी आता है, ऐसे करते हैं हम लोग, तो हमारा जो पसलियाँ हैं वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डायफ्राम हमारे फेफड़ों से एकदम लग जाता है। इसका मतलब है कि अंदर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर जो है ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर की ओर निकलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में एयर का कंपोजिशन मैंने आपको बताया, और एक्सहेलेशन में एयर का कंपोजिशन देखिए, नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 16%। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब हमने सांस ली थी तो ऑक्सीजन 21% थी, जब छोड़ रहे हैं तो 16% है। इसका मतलब बाकी की कहाँ यूज़ हो गई, बाकी की हमारे फूड को जलाने में इस्तेमाल हो गई, फूड को कंबस्ट करने में, फूड की बर्निंग करने में इस्तेमाल हो गई। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2। तो इसीलिए जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 की अमाउंट क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ पर CO2 कितना है, केवल 0.03%, यहाँ पर CO2 कितना है, 4.4%। तो सीधा डिफरेंस, CO2 का अमाउंट बढ़ा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हुआ है। लेकिन ऐसी कौन सी गैस है जिसका अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसी गैस है सर नाइट्रोजन। यहाँ पर भी 78% है और यहाँ पर भी 78%। अच्छा, यहाँ पर वाटर वेपर लेस होंगी, यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होगी, क्योंकि एज ए साइड प्रोडक्ट, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, तो एक्सहेलेशन में नाइट्रोजन के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है, और वाटर वेपर का अमाउंट भी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, और ब्रीदिंग का मतलब है गैस को लेना, एयर को लेना और एयर को छोड़ना। ठीक है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अब देखिए, इसमें अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। मतलब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। हमने देखिए, और ये जो हमारा लंग्स है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये एक माध्यम है ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाने का। अब देखिए, हमने इन सब एपरेटस की हेल्प से ऑक्सीजन को पहुंचा दिया यहाँ तक, एल्वियोलाई तक, यहाँ पहुंचा दिया एल्वियोलाई तक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है यहाँ पर, दैट प्रेशर इज 100 mm ऑफ Hg। मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का प्रेशर जो एल्वियोलाई में है वो कितना है सर, 100 mm ऑफ Hg। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एल्वियोलाई किसके कांटेक्ट में होगा, भाई ब्लड के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि लंग्स में भी तो ब्लड सप्लाई है, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो केवल 47 mm Hg है, सॉरी 37, कितनी है, 37 mm। अच्छा, ये mmHg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आप केवल अभी 10th क्लास में इतना जान लीजिए, प्रेशर की एक यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो देखो, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई क्या है मैंने बता दिया है आपको, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई में एयर भरी हुई है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसका प्रेशर कितना है 100 mm ऑफ Hg। अच्छा, जो ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है उस ब्लड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम है इसीलिए उसका प्रेशर भी कितना आ रहा है 37 mm ऑफ मरकरी। अब आप लोग खुद बताइए, यहाँ से एल्वियोलाई से एयर कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर है 100 और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 37। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई, ब्लड के अंदर। अच्छा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर पहुँची है, ब्लड के अंदर एक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा सर, ऑक्सीजन के साथ बाउंडिंग कर देगा और क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा, जैसे ये सेल है, अब ये फूड और ऑक्सीजन किस में आए होंगे, भाई ब्लड में ही तो आए होंगे। अब ब्लड से ये किस में पहुंचे हैं सर, सेल के अंदर पहुंचे हैं, सेल के अंदर फूड पहुंचा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा है, तब जाके ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अभी मैंने जो आपके सामने बात करी है वो ब्रीदिंग की बात की है, मतलब फिजिकल प्रोसेस की बात की है। अब जैसे ही सेल के अंदर ऑक्सीजन और फूड पहुंचेगा तो वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। चलिए, अभी मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ और पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ट्रैकिया में ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सी शेप की जो रिंग देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस रिंग। जैसे दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस रिंग, या हम लोग को सी रिंग बोल देते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। ये रिंग ट्रैकिया में क्या कर रही है, जैसे आप लोग देखिए, हम लोग पानी का पाइप लगाते हैं, पानी के पाइप में जब तक पानी फ्लो करता है तब तक तो पाइप फूला रहता है, और जब उसमें पानी फ्लो नहीं करता है तो वो चिपक जाता है। अब जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप में ये ट्रैकिया बंद ना हो जाए, चिपक ना जाए, इसीलिए इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है, कार्टिलेजिनियस रिंग पाई जाती है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग, दीज रिंग प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम पाए जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इनके डिपार्टमेंट को एक ऑफिस दे दिया गया है। जैसे हमारे रिब्स के अंदर, रिब्स एक जगह है, उसके अंदर लंग्स है, और रिब्स और लंग्स के बीच में जो जगह है वहाँ पर एक कवरिंग पाई जाती है। लंग्स में उस कवरिंग का नाम होता है प्लूरल कैविटी, PLEURAL, प्लूरल कैविटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, 1 मार्क्स में। द कैविटी सराउंड्स द लंग्स इज नोन एज प्लूरल कैविटी, या द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द रिब केज एंड द लंग्स इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, हमारे ब्लड में फूड पहुंच चुका है। अब ये ब्लड में ऑक्सीजन है और फूड है, ये पहुंच गया है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, मैं केवल 2 स्ट्रक्चर की बात करूंगा। वन इज साइटोप्लाज्म, अनदर इज माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल मैंने स्ट्रक्चर सी बनाई है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, उसको भी समझेंगे हम लोग। देखिए, जो फूड को मैंने जनरली यहाँ पे ग्लूकोज लिख दिया है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट जाता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे नोट्स हैं, आप लोग अगर अपनी एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी में ये डिटेल में है और पैराग्राफ में है। मैंने वही पॉइंट आपके सामने पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, आप लोग चाहें तो बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही नोट्स बना सकते हैं। समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज तो आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है सर, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये रहा, अगर आप लोग देखना चाहें तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये है। अब देखो, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिसमें 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ये ATP क्या है उसको समझ लीजिए। ATP का मतलब है, देखो यहां पे मैंने लिखा है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, जब हम लोग फूड को जलाते हैं तो उसमें एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी यूज हो जाती है इन द लिंकिंग ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में। इसका मतलब ATP का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
तो एटीपी जो बनता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस में बनता है। मतलब क्या है कि जो एनर्जी निकल रही है यहाँ पर, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया गया है एटीपी की फॉर्म में। ऐसे समझिए, हम अपने घर में सेल लेकर आते हैं, उसको रिमोट में लगा लीजिए तो वो टीवी को चेंज करेगा, उसको किसी टॉयज़ में लगा दीजिए तो वो टॉय को चलाने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको मैंने सेव कर दिया है एटीपी की फॉर्म में। अब इस एटीपी को मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं लिख रहा हूँ उसमें यूज़ होगा, क्योंकि मैं काम करूँगा तो उसमें उसको कैलोरी चाहिए। तो यही एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, यही एटीपी टूटेगा, दोबारा से हीट को निकाल देगा। तो फूड के बर्निंग में जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब जब मुझको हीट की ज़रूरत, जब जब मेरे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसी एटीपी को तोड़ लूँगा और इसमें से एनर्जी को यूज़ कर लूँगा। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी बन चुके हैं। तो ये जो साइकिल है, ये जो सेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, इनको मिला के बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस साइकिल इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। Glucose convert into one molecule of glucose convert into 2 molecule of pyruvic acid and produce 2 ATP. This is called glycolysis. अब यहाँ जो पायरुविक एसिड बना है, अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये जो सेल है, सेल में फूड पहुँच गया है यहाँ पर, और ऑक्सीजन सीधे पहुँचती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं रुकती है। ये जो सेल है, यहाँ जो फूड आया है, फूड तो साइटोप्लाज्म के अंदर है, ऑक्सीजन सीधे पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ग्लूकोज था वो किस में टूट गया? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड फिर पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ऑक्सीजन आई है वो सीधे कहाँ पहुंची है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यही पायरुविक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड चेंज इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड H2O एंड इट प्रोड्यूस 18 ATP, 18 ATP। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पायरुविक एसिड से 18 ATP बन रहे हैं। कितने पायरुविक एसिड बने यहाँ पर? 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 36 ATP। तो 36 ATP कहाँ बन रहे हैं सर? 36 ATP बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। 1 मार्कर क्वेश्चन, विच सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं क्रेब साइकिल, KREB'(S), क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी। क्रेब साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? टोटल 36 एटीपी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से देखो 2 एटीपी प्लस 36 एटीपी, टोटल कितने एटीपी हो गए? 38 एटीपी। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 एटीपी। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ध्यान देने वाली बात ये है। चलिए, तो यहां ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस। अब मैं आता हूं कि अगर किसी रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अब समझिए इसको। ये वाला स्टेप तो सब में कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो चाहे अनएरोबिक हो रहा हो। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस स्टेप में तो नहीं है। अनएरोबिक होगा तब भी ये वाला स्टेप तो होगा ही होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो होगी, यहाँ होगी ग्लाइकोलाइसिस और यहाँ भी होगी ग्लाइकोलाइसिस। दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस तो होती है। अच्छा, एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या और हो जाता है? क्रेब साइकिल। लेकिन यहाँ पर अनएरोबिक में क्रेब साइकिल नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और प्रोसेस होती है। उस और प्रोसेस को ही हमें समझना है। अब समझिए, देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 कंडीशन है। 1 इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड 1 इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में डिफरेंस समझिए। एब्सेंस का मतलब है कंप्लीटली ऑक्सीजन आर नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन का ट्रेसेस भी नहीं है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मतलब पहले ऑक्सीजन थी लेकिन अब ऑक्सीजन उतनी नहीं है जितनी की रिक्वायरमेंट है। दोनों में अंतर समझिए।
ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, दैट इज द एब्सेंस। ऑक्सीजन थोड़ी बहुत है, दैट इज कॉल्ड लैक। अब समझिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का बर्निंग प्रोसेस जो हो रही है, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊं। जो शुगर इंडस्ट्रीज में एल्कोहल प्रोडक्शन होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस है। जैसे हमारा देखो ये वाला स्टेप तो कॉमन है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो। तो ये वाले स्टेप में क्या बन गया आपके पास, पायरुविक एसिड बन गया है और 2 ATP बन गए हैं, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड है, दिस पायरुविक एसिड चेंज इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात को समझिए दोबारा से, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस हो ही गया है, जिसमें ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, पायरुविक एसिड में। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें पायरुविक एसिड किस में चेंज हो रहा है, इथेनॉल में और CO2 में, और साथ में कितने ATP बन रहे हैं, 2 ATP बन रहे हैं। तो टोटल कितने ATP बने, 2 ATP ये रहे और 2 ATP ये रहे, केवल 4 ATP बने हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने ATP बन रहे हैं, 4। तो ये लेस एनर्जी एफिशिएंट है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने बन रहे हैं, 38 ATP, ठीक है। अच्छा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, अच्छा फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है यीस्ट में होती है, ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान के चलिए कि आप लोग जो है बहुत लंबी रेस लगाते हैं, 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर आप लोग दौड़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे रेस लगाते हैं। तो आप लोग देखेंगे आपके पैरों में दर्द हो गया है। पैरों में दर्द वो इस वजह से हुआ है कि लगातार आपकी मसल जो काम कर रही है उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन उसको उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी की उसकी डिमांड है। तो वहाँ पे क्या हो गई, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई है, उसमें क्या होगा, देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बनेगा एज यूजुअल, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो बना, लेकिन पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली है, तो वो पायरुविक एसिड चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में और 2 ATP बना दिए इसने। तो यहाँ भी देखो पायरुविक एसिड जब बन रहा था तो 2 ATP वहाँ और 2 ATP ये रहे, टोटल कितने ATP बने हैं, 4 ATP। तो ये भी एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ये मसल फैटिक का कारण बनती है। हमारी मसल्स में लगातार काम करने से जो थकावट होती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें या हम अपनी मसल्स को थोड़ा सा ऐसे मसाज कर दें या गर्म पानी से सिकाई कर लें, तो यही लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये था पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आप लोगों को ब्रीदिंग प्रोसेस अलग से बताई है और रेस्पिरेशन प्रोसेस को अलग से बताया है। अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ अलग से छोटे छोटे से टॉपिक और हैं, जैसे कि हाउ डू प्लांट गेट रेस्पायर, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जिस तरीके से ह्यूमन में रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब ये कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर भी यही सेम प्रोसेस होती है। पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। इसको याद रख लेना आप लोग। ज़्यादातर स्टूडेंट में यही गलतफहमी रहती है कि पेड़ पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं, वो फोटोसिंथेसिस में लेते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे भैया सांस जो लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन और जब सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। सेम प्रोसेस है जैसा कि ह्यूमंस के अंदर है। तो पौधों में, पेड़ पौधों में भाई अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों के अंदर रूट में अलग सिस्टम है सांस लेने का, स्टेम में अलग है, लीव में अलग है। तो रूट के अंदर तो रूट हेयर्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी छोटे से पौधे को उखाड़िए, उसमें जो जड़ें हैं वहाँ पे छोटे छोटे रोए से मिलेंगे। तो जो रोए हैं, जो रूट हेयर्स हैं बेसिकली, उनके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। स्टेम में पाए जाते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स इसको गांव की भाषा में बोलते हैं पेड़ की आँख। जैसे आपने देखा होगा स्टेम के ऊपर गोल गोल सी स्ट्रक्चर बनी रहती है, तो वो लेंटिकल्स हैं जिनके थ्रू वो ऑक्सीजन गैस और CO2 को आदान प्रदान एक्सचेंज करती है। लीव्स के अंदर पाए जाते हैं स्टोमेटा। आपने फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में भी ये पढ़ा था कि स्टोमेटा खुलते हैं, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब देखें हम लोग रेस्पिरेशन इन फिश। फिश में कैसे होता है भाई, हमारे अंदर तो लंग्स पाए जाते हैं, फिश के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स। तो ये गिल्स क्या करते हैं, जो पानी के अंदर, जैसे मान लीजिए ये फिश है, ये फिश है, फिश में पाए जाते हैं अंदर गिल्स। तो जो फिश है वो अपने माउथ के थ्रू पानी लेती है, उसको गिल्स में पहुंचाती है। ये गिल्स क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और CO2 को इसमें छोड़ देते हैं।
गिल्स पाए जाते हैं। अगर मैं रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा कैसे सांस लेगा? अमीबा केवल ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोसेस करता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न कुछ नहीं, वही प्रोसेस है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। डिफ्यूज़न का मतलब ही होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होना, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी प्रोसेस होती है सर? डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है। चलिए अब छोटे छोटे से पॉइंट बता देता हूँ कि ह्यूमन बींग 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, मतलब सांस लेता है और छोड़ता है। कितनी बार? 16 बार। और रेस्पिरेशन रेट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है स्पाइरोमीटर। क्या नाम है उसका? स्पाइरोमीटर। दिस इज स्पाइरोमीटर, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इस चैप्टर में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है। एक बार आपको केवल एक कॉन्सेप्ट मैप बनाता हूँ जिससे कि आप लोग चैप्टर को याद रख सकें। हमने फूड लिया, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ इन द फॉर्म ऑफ सिंपलर फूड मटेरियल दैट इज ग्लूकोज। हमने सांस ली, सांस में ऑक्सीजन गैस ब्लड के अंदर पहुंच गई है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गई है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है। अब ये जो ब्लड है इसके पास दोनों चीज़ें हैं, फूड भी है और ऑक्सीजन भी है। ये पहुंचेगा सेल के अंदर। सेल के अंदर 2 स्ट्रक्चर हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ऑक्सीजन सीधी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में और 2 ATP बनाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन की हेल्प से टूट जाता है CO2 + H2O और 18 ATP बनाता है। एक पायरुविक एसिड 18 ATP बनाएगा तो 2 पायरुविक एसिड 36 बनाएंगे। अगर मैं पूरी सेल की बात करूं तो पूरी सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 38 ATP बनते हैं। एक चीज़ और याद रखना आप लोग, जब इस ATP को तोड़ा जाएगा तो इसमें से एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? 30.5 किलोजूल पर मोल। 30.5 किलोजूल पर मोल, 30.5, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन के 2 टाइप हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जिसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और अनएरोबिक में ऑक्सीजन की या तो एब्सेंस होती है या लैकिंग होती है। अगर एब्सेंस है तो इथेनॉल बनेगा, अगर लैकिंग है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो आप लोग यहाँ से एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी कर सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन भाई दोनों जगह होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है CO2 + H2O + ATP। यहाँ पर बनते हैं इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए ये वाला पॉइंट और एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है 100 mm Hg और ब्लड के अंदर 37 mm Hg। तो एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 47 और एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका केवल वैल्यू है 40 mm Hg। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाइए CO2 कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई के अंदर, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। अच्छा एक चीज़ और समझिए, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, क्या हमारे अंदर भी केवल डिफ्यूज़न होता तो काम चल जाता? नहीं। डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि एक सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की ओर जाती रहती ऑक्सीजन। तो एक NCERT में डेटा है कि अगर हमारे ह्यूमन बींग के अंदर केवल अगर डिफ्यूज़न प्रोसेस से ऑक्सीजन सेल में जा रही होती तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लंग्स से हमारे पैर के अंगूठे तक पहुँचने में टोटल 3 साल लगते। कितने साल? 3 साल। तो उन 3 साल का समय लगता एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग्स तक पहुंचने में। तो हमें ब्लड के हीमोग्लोबिन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि हम इमीडिएटली अपनी सेल्स को ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई दे सकें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, कोई हौच पौच नहीं करी है। आप लोग पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए और इस लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन करिए। वीडियो को एक बार रैंडमली देखिए, सेकंड टाइम वीडियो को देखें तो प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो 2 टाइम वॉच करना है आपको, और आपको वीडियो लग कैसे रहे हैं, आपका क्या सजेशन है, आपका क्या फीडबैक है, वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि NCERT से लेवल थोड़ा सा अप हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।